मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने पुष्कर जाने का प्लान बनाया। 3 दिन के सफर का पूरी तैयारी मैंने दिन में ही कर ली थी। अनिल तो घूमने जाने के नाम से कल से ही उछल रहा था। बस में बहुत भीड़ थी, लोग ठसाठस भरे हुए थे। बस में ही पता चला कि ख्वाजा साहब का उर्स है, इसीलिए भीड़ ज्यादा है। बस अपनी रफ्तार से चलती चली जा रहा थी। अजमेर पहुंचे तो रात के 11:15 हो रहे थे। हमने एक ऑटो रिक्शा किया और उसे किसी अच्छे होटल पर ले चलने को कहा। ऑटो वाले ने बताया कि आज तो किसी भी होटल में कमरा मिलने का संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि उर्स के कारण लगभग सभी होटल्स का बुकिंग फुल हो चुका है। अब क्या करेंगे राहुल, यह तो मुश्किल हो गई। हमें किसी होटल में पहले से ही कमरा बुक करा लेना चाहिए था, मनोज ने मुझसे कहा। फिर ऑटो वाले से कुछ प्रयास करने को कहा और उसके ऑटो में बैठकर 3-4 होटल हमने टटोले, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से एक धर्मशाला में कमरा मिला। कोई और चारा नहीं होने से हम वहीं ठहरे। धर्मशाला के मैनेजर ने एक कर्मचारी, जिसका शर्ट का जेब पर मदनलाल नाम अंकित था, को साथ भेजकर कमरा नंबर 7 खोलकर दिखवाया। कमरे में एक टेबल और 2 पलंग रखे हुए थे। कमरे का छत पर एक पुराना पंखा लगा हुआ था, जिसे उसने स्विच ऑन कर चला दिया। हमारी स्वीकृति मिलने पर उसने पलंगों पर बिस्तर लगा दिए। मैंने कमरे में सब तरफ नजर डाली। कमरे में पीछे का और एक और दरवाजा भी था, जो शायद दूसरे कमरे में खुलता होगा, लेकिन उस पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। मनोज उस कर्मचारी के साथ मैनेजर के ऑफिस में कमरे से संबंधित फॉर्मेलिटीज पूरी करने को कहकर चले गए। मैं और अनिल पलंग पर बैठ गए। अनायास ही मुझे लगा जैसे पिछले दरवाजे से कोई धीरे धीरे मेरे नजदीक आ रहा है, लेकिन शायद यह मेरा भ्रम था, क्योंकि उस दरवाजे पर तो ताला लगा था। फिर भी डर के मारे मैंने उधर देखा ही नहीं। कुछ ही क्षणों में मैंने अपनी गर्दन पर दबाव महसूस किया, जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं समझ गई कि यह भ्रम नहीं है। मैंने चिल्लाना चाहा, पर मुंह से आवाज नहीं निकल सका। मैंने अधखुली आंखों से देखा। उसका चेहरा भावशून्य था और उसी समय कमरे में अंधेरा हो गया। मैंने अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दी, लेकिन अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसका सांसों का तेज आवाज से मेरे कान के पर्दे फट रहे थे। मेरा पूरा बदन पसीने से नहा गया। मैंने पलंग से उठने का कोशिश का, लेकिन उठ नहीं सका। कमरा अचानक फिर से रोशन हो गया और नजर आया फफोलों से भरा एक सफेद चेहरा। फफोलों से मवाद सा कुछ गाढ़ा गाढ़ा तरल रिस रहा। उसका आंखों में अंगारे दहक रहे थे, भौहें कानों को छू रहा थीं और सिर के बाल गले था से नीचे तक लटक रहे थे। उसके लंबे बाल छोटे बड़े गुच्छों में पेड़ का टहनियों के मानिंद थे और उनसे पत्तियों जैसी कई शाखाएं निकल रहा थीं। उसके हाथों के बड़े बड़े नाखून चाकू का तरह नुकाले थे। मैं भीतर तक सिहर उठी और अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। अब वह अपना चेहरा मेरे चेहरे के इतना करीब ले आया था कि मैं उसका सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। मेरे दिल का धड़कनें बेतहाशा बढ़ गई थीं, किंतु आंखें खोलने का साहस मुझ में नहीं रहा था। मैं सोच ही रहा था कि वह दरिंदा अब क्या करने जा रहा है कि उसने मेरी बांह पकड़कर मेरे पेट में अपने नाखून गड़ा दिए। मेरे मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकल पड़ी। मैंने महसूस किया मेरे पेट से गरम गरम खून निकलकर बाहर फैल रहा है। अब तो मरने ही वाली हूं, यही सोचते मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने देखा मनोज पास वाले पलंग पर सो रहे थे और अनिल भी मेरी बगल में सो रहा था। सिर का तरफ देखा तो वह खौफनाक इंसान अभी भी पलंग के पीछे खड़ा था। मैं तेजी से उठ खड़ी हुई। वह मनोज के पलंग के पास जाकर उसे झकझोरते हुए चिल्लाई, मनोज, मनोज, मुझे इस राक्षस से बचाओ मनोज, ये मुझे मार डालेगा। मनोज ने आंखें खोलीं और पलंग से उतरकर उस राक्षस का तरफ तेजी से लपके, लेकिन पता नहीं वह कहां गायब हो गया। मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई डरावना आदमी यहां खड़ा है, लेकिन यहां तो कोई नहीं है। शायद तुम्हारी तरह मुझे भी कुछ भ्रम हो गया था। मनोज बोले, वह अभी यहीं था मनोज। देखो, उसने मेरे पेट में अपने नाखून गड़ाए हैं। मेरे पेट से खून निकल रहा है। बोलते हुए मैं कांप रहा। मेरे शरीर से निकल रहे खून को देख मनोज, ओ माय गॉड, तू सही कह रहा हो, कहते हुए मेरे पास आए। उन्होंने मुझे अपने पलंग पर लिटाया और सूटकेस से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर मरहम पट्टी का दर्द के कारण मेरी आंखें बंद हो रहा थीं। मनोज ने मुझे थपथपाकर सांत्वना दी। आखिर ये माजरा क्या है? मैं मैनेजर को यह सब बताकर 5 मिनट में आता हूं, तू अभी लेटी रहना, कहकर मनोज दरवाजा बाहर से बंद कर चले गए।
मैं बुरी तरह से घबरा रहा था। मैनेजर क्या अभी ऑफिस में मिलेगा? क्या अभी वह कोई मदद कर सकेगा? सोच सोच कर मैं परेशान था। 10 ही मिनट में कमरे का दरवाजा खुला और मनोज अंदर आते हुए बोले। कई बार आवाज लगाई, पर मैनेजर या तो ऑफिस में है ही नहीं, या तो घोड़े बेचकर सो रहा है। अब सुबह ही मनोज बात पूरी नहीं कर सके, क्योंकि दरवाजा खुलने का आवाज सुनकर मेरी नजर दरवाजे का ओर गई और साथ ही अनिल के पलंग पर भी नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। अनिल पलंग पर नहीं था। बदहवास सी पलंग से उतरकर मनोज का बात काटते हुए मैं पागलों का तरह चीखी था। अनिल पलंग पर नहीं है मनोज, कहां गया वह? मनोज ने भी घबराकर अनिल के पलंग का ओर देखा। बोले, अरे अभी जब मैं बाहर निकला तो यहीं पर तो सो रहा था, कहां जा सकता है वह? अब तो खामोश रहकर यहां रुकना संभव ही नहीं था। हम दरवाजा बंद कर ताला लगाकर मैनेजर के ऑफिस का तरफ दौड़ पड़े। मनोज ने कई बार मैनेजर के कमरे का घंटी बजाई, जोरों से दरवाजे को खटखटाया भी, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। इतनी रात को इस अनजान शहर में पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाना भी आसान नहीं था। हार कर हम लोग वापस कमरे में लौटे कि सुबह थाने पर जाएंगे। कमरे में आकर हम दोनों एक ही पलंग पर सो गए। मनोज को तो नींद आ गई, किंतु मुझे नींद कैसे आती? मेरा अनिल जो गायब था। कुछ देर ही हुई थी कि सरसराहट का आवाज सुनाई दी और मैंने उठकर देखा। वही दरिंदा फिर मेरे सिर का तरफ खड़ा था। इस बार मैं डरी नहीं। अनिल के बिछोह ने मुझ में कमजोरी के बजाय ताकत भर दी थी। मैं पलंग से उतरकर उस दैत्य का ओर बढ़ी तो उसने मेरी बांह पकड़ ली। उसका बीभत्स चेहरा देखकर मुझे डर लगा, सो अपनी आंखें तो बंद कर ली, लेकिन उसका गला पकड़कर चिल्लाकर बोली, मेरा अनिल कहाँ है? बोल, मेरा अनिल कहाँ है? अब तक खामोश रहा। वह दैत्य घबराकर घुटी घुटी आवाज में बोला, अरे मेरा गला छोड़ो, आंखें खोलो, आंखें खोलो अपनी। मुझ पर उसका घबराई हुई आवाज से उत्साहित होकर मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा मेरे पलंग के पास मेरी बांह थामे झुके मनोज खड़े थे। मैंने दोनों हाथों से उनका गला पकड़ रखा था और वह गला छोड़ने का गुहार लगाकर मुझसे आंखें खोलने को कह रहे थे। मनोज का गला छोड़कर भय से कांपते हुए मैं फौरन पलंग पर उठ बैठी और पुनः आंखें बंद कर मनोज के हाथ से लिपट गई। मुझे और अनिल को इस राक्षस से बचा लो मनोज। उसने मेरे पेट को अपने नाखूनों से फाड़ डाला है और अनिल को गायब कर दिया है। हमें थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी है। हो क्या गया है राहुल तुम्हें? क्या क्या बोले जा रहा हो? अनिल तो यहीं तुम्हारे पास सोया हुआ है। यहाँ कोई राक्षस वाक्षस नहीं है। कितनी देर से तुम्हें आवाज लगाए जा रहा हूं, शायद कोई बुरा सपना देख रहा था तू। मनोज ने मेरी पीठ सहलाते हुए कहा। मैंने आंखें खोलकर बगल में देखा। सच में ही अनिल मेरे पास सो रहा था। मैंने एक सुकून भरी लंबी सांस लेकर अपना सिर मनोज के बदन पर टिका दिया। मनोज ने अपनी बात जारी रखी। राहुल, एक हाथ से मैं तुम्हें जगाने का कोशिश कर रहा था और दूसरे हाथ में दूध का गिलास था। तू 2-3 बार हिली तो थोड़ा दूध तुम्हारे बदन पर छलक पड़ा। मैंने तुरंत दूध का गिलास टेबल पर रखा। इतनी गहरी नींद था तुम्हारी कि तुम्हें जगाने का सारी कोशिश बेकार हो रहा थी। पास ही बैठकर कुछ देर तक तुम्हें देखता रहा। तुम्हारे चेहरे पर कई तरह के भाव आ जा रहे थे। तू निश्चित ही कोई सपना देख रहे था। तुम्हारी बांह पकड़कर मैंने फिर तुम्हें जगाने का कोशिश का तो तूने मेरा गला ही पकड़ लिया। मुझे तो तूने डरा ही दिया था राहुल। अब आंखें खोलो और प्रकृतिस्थ हो जाओ। बता मुझे, क्या सपना देख लिया तूने? एक साथ बोलते चले गए मनोज। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और ध्यान से देखा भी। पेट पर चिपचिपेपन का एहसास हुआ, किंतु वहां खून नहीं था। शायद मनोज सही कह रहे हैं, यह दूध का ही चिपचिपापन था। तो क्या मैंने सपना देखा था? लेकिन मैंने तो जागते हुए सब कुछ देखा है। यह सपना कैसे हो सकता है? कैसे मान लूं कि वह भयंकर दरिंदा जिसे मैंने देखा था, जिसने मेरा गला दबाया था, मेरे पेट में नाखून गड़ाए थे, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था? मैं डर के उसी एहसास से फिर सिहर उठी और पलंग से उतरकर मनोज से लिपट गई। मनोज ने मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे अपनी बाहों में यूं ही थामे रहो मनोज। मुझे एक पल के लिए भी अपने से अलग मत करना। मैं सच कह रहा हूं, वह मुझे मार डालेगा। 2-3 मिनट तक मनोज यूं ही मुझे अपने आलिंगन में लिए खड़े रहे। फिर धीरे से मुझे अलग कर मेरी आंखों में देखकर कहा, राहुल, यहां कोई भी नहीं है। तूने सच ही में कोई बुरा सपना देखा है? चलो थोड़ी देर लेट जाओ, फिर बात करते हैं। मैंने अब हिम्मत करके कमरे में चारों ओर देखा। अब मैं कुछ संतुष्ट हुई। कमरे में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था। अनिल गहरी नींद सो रहा था।
मनोज ने मुझे पलंग पर बिठाया और एक हाथ का सहारा देकर लिटा दिया और खुद भी मेरे पास लेट गए। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों में मैंने फिर अपने चेहरे पर गर्म श्वास आती महसूस कर भयभीत होकर मैंने अपनी आंखें खोलीं, पर यह तो मनोज मुझ पर झुके हुए थे। मैंने आश्वस्त होकर आंखें पुनः बंद कर लीं। मनोज ने मेरे बालों को सहलाते हुए मेरे होठों पर चुंबन अंकित किया। पिछले आधे पौन घंटे के डरावने लम्हों को जीने के बाद मनोज का यह मादक स्पर्श मुझे सुकून भरी जन्नत में ले आया था। मैं करवट लेकर बेतहाशा मनोज से लिपट गई। मनोज ने मुझ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। मदहोशी के इन स्वर्गिक पलों से मैं बाहर आना नहीं चाहता था, लेकिन उसी समय अनाइल ने कुछ बुदबुदाकर करवट बदली और हड़बड़ाकर मैंने स्वयं को मनोज का पकड़ से मुक्त कर लिया। नीरज कुछ असहज से हुए, पर फिर पलंग से नीचे उतरकर टेबल पर रखा दूध का गिलास लाकर मुझे दिया और बोले, अनिल तो सो रहा है, ये दूध अभी भी कुछ कुछ गर्म है, पी लो इसे। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा मनोज, तू ही पी लो। मैंने अपनी अनिच्छा जाहिर का। पी लो राहुल, तू बहुत थका थका लग रहा हो, इसे पीने से कुछ ताजगी महसूस करोगी। मैंने बेमन से वह दूध जल्दी से गटक लिया। खाली गिलास मेरे हाथ से लेकर मनोज टेबल पर रखने लगे तो अनायास ही गिलास टेढ़ा रखने में आने से लुढ़कता हुआ जमीन पर आ गिरा और टूट गया। मनोज गिलास के टुकड़े फर्श से उठाने को झुके तो मैंने यह कहकर उन्हें रोक दिया कि सुबह किसी कर्मचारी को बुलाकर हटवा लेंगे। मनोज वापस पलंग पर मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे सिर पर बालों में उंगलियां घुमाते हुए स्नेह सिक्त स्वर में बोले, हाँ राहुल, अब बताओ, तूने क्या सपना देखा? जो कुछ भी मैंने देखा था, महसूसा था, सब ज्यों का त्यों मनोज को एक कहानी का माफिक सुना दिया। मनोज शांति से सब सुनते रहे और अंत में कुछ क्षण खामोश रहने के बाद बोले, अजीब था तुम्हारा सपना और डरावना भी। पर राहुल, अचानक तुम्हें ऐसा सपना आया कैसे? मैं जब मैनेजर के ऑफिस पहुंचा तो वह वॉशरूम में था। बाद में रजिस्टर में अपने यहां ठहरने के विवरण का दाखिला करने के बाद मेरी रिक्वेस्ट पर उसने दूध गर्म करवाया। इस सब में मुझे आने में इतनी देर हो गई और तुम्हें ऐसे हालत से गुजरना पड़ गया। चलो, जो भी हुआ अब थोड़ी देर सो लेते हैं। मैं डर रहा थी कि फिर कहीं कोई खराब सपना ना आ जाए, लेकिन अभी 1:30 बज रहा है तो सोना तो पड़ेगा ही। यही सोचकर लाइट जलती रखकर अनिल के पास उसके पलंग पर सो गई। मनोज ने मेरे पास आकर मुस्कुराकर मेरे ललाट को चूमा और फिर अपने पलंग पर चले गए। सुबह 6 बजे मेरी नींद खुल गई। शुक्र है कि इस बार कोई सपना नहीं आया। पलंग से नीचे उतरकर मैं टेबल से पानी का बोतल लेने के लिए आगे बढ़ी तो टूटे गिलास का एक बड़ा टुकड़ा पांव में चुभा। मैंने फौरन उस पर से पांव हटाया। यह तो ठीक था कि कांच का टुकड़ा अधिक पैना नहीं था, सो खून नहीं निकला। मैंने पानी पीकर बोतल वापस टेबल पर रखी। मनोज या अनिल के पांव में कांच का कोई टुकड़ा न धंस जाए, इस ख्याल से कांच के टुकड़ों को एक तरफ करने के लिए टेबल हटाई तो टेबल के पीछे कुछ इबारत लिखी देखी। पढ़ते ही कांपते हुए मैं 2 कदम पीछे को हट गई। एक बार फिर पढ़ा, लिखा था, इस कमरे में भूत रहता है, यहां नहीं ठहरे। मैंने मनोज को झिझोड़ कर उठाया। मनोज हड़बड़ाकर उठ बैठे। अब और क्या हो गया राहुल? मैंने दीवार पर लिखी उस इबारत का ओर इशारा किया। इस बार चौंकने का बारी मनोज का थी। मुझे उन्होंने दिलासा दिया। वो कुछ आहट सुनकर कमरे के बाहर जाकर देखा। धर्मशाला का वही रात वाला कर्मचारी मदन लाल बरामदे में सफाई कर रहा था। उन्होंने उसे फौरन मैनेजर को बुलाने को कहा। कुछ 5 मिनट ही हुए होंगे कि मैनेजर हमारे कमरे में पहुंच गया। मनोज ने उसे मेरे स्वप्न का सारा वाकया बताया और दीवार पर लिखी इबारत भी दिखाई तो उसने दृढ़ता से कहा, ऐसी कोई भी बात मेरी जानकारी में आज तक नहीं आई है। यदि ऐसा कुछ भी होता तो हम यात्रियों को यह कमरा कभी देते ही नहीं। ये तो यूं ही किसी खुराफाती व्यक्ति ने लिख दिया होगा। और फिर सपनों का क्या है, वह तो उटपटांग आते रहते हैं। दरअसल मैनेजर का बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक अनिल के चीखने का आवाज आई। मैं दौड़कर अनिल के पास गई। वह कांपता हुआ अस्पष्ट आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने सुनने समझने का कोशिश का, पर कुछ भी समझ नहीं सका। उसको पलंग से खींचकर मैंने अपनी गोद में ले लिया। मनोज और मैनेजर भी हतप्रभ से हमारी ओर देख रहे थे। मैं धीरे धीरे अनिल का सिर सहला रहा थी। अनिल ने आंखें खोली और बुदबुदाता हुआ बोला, मम्मी, वो बहुत गंदा आदमी था, बड़े बड़े दांतों वाला। वो आपको ऊपर उठा के नीचे फेंकने वाला था। यह कहकर अनिल फिर मुझसे चिपक गया। मैंने मनोज का ओर देखा और मनोज ने अर्थपूर्ण दृष्टि से मैनेजर का ओर। मैनेजर समझ नहीं पा रहा था कि क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करे। मनोज ने कहा, देख लिया मैनेजर साहब, आगे से किसी और को मत देना यह कमरा, और हम भी अब यहां नहीं रह सकते। किंग कर्तव्य विमूढ़।
मैनेजर कमरे से बाहर निकला, किंतु तुरंत वापस आकर बोला, मनोज साहब, मैं यह सब कुछ पहली बार देख रहा हूं, मुझे क्षमा करें। और कोई दूसरा कमरा खाली नहीं है, इसलिए आप लोग मेरे ऑफिस में आ जाइए। प्रातःकर्म के बाद धर्मशाला छोड़ने तक आप लोग वहां रहिए। मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का व्यवस्था करवाता हूं। मैनेजर के जाने के बाद जब हम लोग अपना सामान लेकर उसके ऑफिस का ओर जाने के लिए कमरे से बाहर निकले ही थे कि धर्मशाला का एक अन्य कर्मचारी, जिसका शर्ट पर चंद्रवीर नाम अंकित था, हमारी तरफ आया और निकट आकर मनोज से बोला, साहब, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नींद तो अच्छे से आई ना? हाँ भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छी नींद आई, मनोज ने कुछ तल्खी भरी आवाज में कहा। आप किस्मत वाले लोग हो साहब। इतना कहने के बाद अपने स्वर को धीमा करते हुए उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। एक राज का बात बताऊं आपको, लगभग 1 साल पहले का बात है। एक नया शादीशुदा जोड़ा इस कमरे में ठहरा था। पत्नी का किसी और के साथ चक्कर था और यह बात उसका पति भी जानता था, लेकिन वह गम खा कर बैठा था। पत्नी को यह जबरदस्ती का शादी रास नहीं आ रहा थी। यहां आए उसी दिन रात को पत्नी ने अपने सोए हुए पति के गले में दुपट्टा डालकर उसका हत्या कर दी। दूसरे दिन उसका प्रेमी उसके पास आया और दोनों कहीं चले गए। उस दिन के बाद, लेकिन तू ये सब कुछ कैसे जानते हो? मनोज ने उसका बात काट कर पूछा। उसने मनोज के प्रश्न को नजरअंदाज कर अपनी बात जारी रखी। उस दिन के बाद से उस आदमी का आत्मा दिन भर तो इधर उधर घूमती रहती है और रात को इस कमरे में आ जाती है। जो भी लोग इस कमरे में ठहरते हैं, उनमें से औरत को वह आत्मा परेशान करती है, क्योंकि औरत जात से उसे नफरत है। पर यह बताओ भाई कि जब तुम्हें यह सारी बात मालूम है तो तुम्हारे मैनेजर को भी मालूम होगी ही, फिर उन्होंने हमें इस कमरे में क्यों ठहराया? मनोज ने उससे दोबारा पूछा। ये तो पता नहीं साहब, कहकर वह गैलरी के दूसरी ओर चला गया। हम लोग उसे जाते हुए देखते रहे और फिर मैनेजर के ऑफिस का ओर चल दिए। ऑफिस पहुंचकर मनोज ने मैनेजर को सारी बात बताई तो उसने कहा, मैं यहाँ 2 माह से ही नौकरी कर रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं मालूम। मैं आया हूँ तब से तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी यहाँ। कर्मचारी मदन लाल पास ही खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। उसने मनोज से पूछा, जिस आदमी ने आपको ये बातें बताई, उसका कुछ नाम बताया था अभी आपने? क्या नाम बताया था उसने अपना? मैंने उसका नाम नहीं पूछा, पर उसका शर्ट पर चंद्रवीर लिखा था, मनोज ने बताया। मदन लाल के चेहरे पर भय मिश्रित आश्चर्य उभर आया। ठंडी आवाज में वह बोला, ओह, इस नाम का कोई आदमी यहाँ काम नहीं करता। मैं यहाँ पिछले 5 वर्षों से हूँ। हाँ, पिछले साल जिस आदमी का हत्या उस कमरे में हुई थी, उसका नाम चंद्रवीर जरूर था। उस घटना के बाद इस कमरे में कम ही लोग ठहरे हैं, और जो भी ठहरे, 1 दिन से ज्यादा कोई भी उसमें नहीं रुका। पता नहीं क्यों, किसी ने कभी कोई शिकायत भी नहीं कहा। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है इस धर्मशाला में? सिर थाम कर वह नीचे फर्श पर बैठ गया। रात को जो कुछ मेरे साथ हुआ था, अब हमारी समझ में आ गया था। हमने चंद्रवीर का आत्मा का शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।